देखिए, ये जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जीएस के हिसाब से, ठीक है। कई बार प्राचीन और मध्यकालीन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में भी देखे हैं कभी कभी इससे ज़्यादा सवालों का संख्या रहता है आधुनिक भारत। और ये हमारा पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम आपको बिहार विशेष पढ़ाए हैं, जिसमें बहुत सारी घटनाओं को मैंने पढ़ाया है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का मूवमेंट, बंग भंग आंदोलन, बंगाल का विभाजन, पता है ना। इसलिए इसको ओवरऑल मैं आज पहला शुरू कर रहा हूँ। और कहीं का भी एग्जाम हो किसी स्टेट का, यूपीएससी का, इस धर्रे से पढ़िएगा तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसको पचड़ाबाजी करके नहीं पढ़ाना है, ठीक है। पचड़ाबाजी मतलब समझ रहे हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो इतना ना कंफ्यूज हो जाते थे, इतना ना कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका जो है वो साइंटिफिक अप्रोच में पढ़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है। और इसके लिए कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बना के और एक एक घटना का क्रम आप जान लेंगे तो कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं जब आदमी को दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन ये डायग्राम अगर दिमाग में आपके फिट रहेगा तो आप तुरंत अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा मोस्ट प्रोबेबली सही आप टिक मारेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं डायग्राम पे ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो डायग्राम बनाने का तरीका, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ ये खत्म हुआ, ठीक है। और जहां तक हो सकता है ऐसे ही आप भी, बल्कि सामने कहीं चिपका दीजिएगा या कॉपी में ही रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम इसको ओवरऑल ढंग से पढ़िए आप पहले कि कहाँ से आप मानते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं, या जब सवाल पूछा जाता है तो किस औरंगजेब की मृत्यु के बाद का भी जो अगर हिस्सा है उसको एक्चुअली में मेडिवल हिस्ट्री का ही अंतिम अंश माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो डिक्लाइन ऑफ मुगल का पीरियड है, मुगलों के पतन का काल है। और उस काल में उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है क्योंकि वे शासक जो थे, जो पहले के मुगल शासक थे, उनके समान शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे साम्राज्य का डिक्लाइन हो रहा था, क्षय होते जा रहा, पतन हो रहा था। इसलिए इस काल के दौरान एक नया घटना हुआ जिससे माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती। क्या घटना हुआ था कि वही वो पीरियड है जब भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन होने लगा, जैसे पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डेनिस। लेकिन डेनिस पहले आए थे, फ्रेंच बाद में आए थे, ठीक है। तो ये क्रम है, ये क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जो गए वो भी पुर्तगाली ही थे। तो आने का क्रम क्या था, पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद डेनिस आए डेनमार्क से, उसके बाद फ्रेंच आए। इन कंपनियों ने भारत में आके व्यापारिक सुविधा के लिए, अपने व्यापारिक विस्तार के लिए मुगल शासकों से मिलना शुरू किया और कोशिश किया कि हमें व्यापारिक सुविधा प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए माना जाता है कि यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत का जो मेन हिस्सा है वह है 1757 की पलासी वार को माना जा सकता है, क्योंकि उसके पहले भी था आधुनिक भारत का, क्योंकि अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ गई थी और अंग्रेज उसके पहले या फ्रेंच या पुर्तगाली, इन्होंने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। कई मुगल सूबेदार थे उसके लिए जिम्मेवार, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी अंग्रेजी या डच या पुर्तगाली जो भी थे, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने लगे। लेकिन 1757 को मैंने इसलिए चुना है आधुनिक भारत की शुरुआत के लिए कि यहीं से फिर भारत के शासन की धारा बदलने लगती है। कैसे बदलने लगती है ये मैं आपको डायग्राम पे लिखता हूं और उसके बाद डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं कि आज मैं कुछ लिखवा भी सकता हूं, लेकिन ये डायग्राम समझ लीजिएगा ना,
तो आपको पूरा मॉडर्न इंडिया का सारा खाका क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, पहला देखिए 1757, देखिए प्लासी, ये देखिए बक्सर, ठीक है। ये जो दो घटनाएं हैं उसने अंग्रेजों को, बल्कि इसको बक्सर को नीचे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। उसके बाद यहां से अंग्रेजी नीतियां यहां पर लागू होनी शुरू हो गई। ठीक है, ये नीति क्या क्या थी, पहला देखिए सैतालीस लिखिएगा, 50 मत लिखिएगा। लिख लीजिए, बिना काम का नहीं है कि लिखिए पहले आप ऐसे बना के। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा। वाणिज्यीकरण है ये, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, और विउद्योगीकरण को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहा जाता है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन को कहा जाता है।
पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आया बताइए। उसके नीचे बक्सर नहीं समझ में आ रहा। सर जैसे समझ गए क्या लिखा हुआ है, बट सर ऐसा है क्या प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके बाद अन्य युद्ध जहाँ से है वहाँ से फिर पंजाब अवध मराठा है, उसके बाद फिर एरो देके इधर लाइक उसी टाइम ये चीज हुआ था। नहीं नहीं, एरो देने का मतलब अब उसके बाद अगला काल, फेज, पीरियड, फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ भी एरो दे सकते थे, उसके बाद का घटना, उसके बाद तो ये जैसे विक्टोरी की करंट है वो 1919 से 1930 में हुआ। नहीं नहीं, मैंने कहाँ लिखा है 1919? लाइक इस साइड है ना, उसके सामने ही है। ये पूछा जा रहा है ना सर, वियोधिकरण जो है ना वो बक्सर वाले में लिखवाएं या फिर अलग है ना, ये एक अलग काल हुआ, ये तो मैं से ही लिख दिया आपको, ये अलग काल हुआ, ये एक अलग काल हुआ, एरो से मतलब मत नहीं है कुछ, एरो नहीं देना चाहिए था हमको, तो हम आपको बताएं कि उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। अरे हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, पूरा ओवरऑल मॉडर्न इंडिया समझा दे रहे हैं, और कल से जो पढ़ाई होगा वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई होगा, जानिएगा नहीं तो ऐसे सीधे पढ़ा देने से थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि क्या है मॉडर्न इंडिया, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा भी डायग्राम बनवा देंगे अगले क्लास में, जरूरी नहीं कि यही जो हम बनाए हैं अपने भी बना सकते हैं, गोल गोल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसी को बोझिल बना के पचड़ा बहुत लंबा चौड़ा फैला देना, वो कोई क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। और ये जो हम बनाए हैं जो डंडा लंबा लंबा, वो हम आपको समझा देते हैं, तो आप समझ जाइए कि मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ना है। लिख लिया आप लोग सारे लोग? लिख लिए? देखिए मैंने जो स्टार्ट किया है, लिखा है मैंने कि पलासी, बक्सर, अन्य युद्ध, पंजाब, मगरा, अवध, मराठा, ठीक है। उसके बाद एरो दे के फिर मैंने लिखा है नवीन भू राजस्व नीति, नीति नहीं लिख पाया, जगह नहीं था, फिर कृषि का वाणिज्यकरण, वियोद्योगीकरण, धन निर्गमन, विद्रोह भारत में, ठीक है। फिर यहाँ हमने लिख लिया एक नया बनाया 1857 का रिवोल्ट, फिर 1857 से लेके 85 तक का पीरियड क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा है जो कि 1885 से 1905, 1905 से 19, 19 से एकदम टुकड़ा में बांटा है मैंने इसको। तो एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि स्टार्टिंग मानिए आप इसको कि ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के काल में आधुनिक भारत की आंशिक शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इसी समय बाहर की विदेशी कंपनियां भारत में आई थी व्यापारिक सुविधा और लाभ लेने की। इसमें सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और डेनमार्क के व्यापारी थे। लेकिन पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों को यहाँ पे शक्तिशाली बनाया, क्योंकि बंगाल का पूरा स्रोत जो है राजस्व का उनके हाथ में आने का सिलसिला शुरू हो गया, आया नहीं था अभी, आने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये कब बिल्कुल पूरे स्रोत हाथ में आ गया? जब बक्सर का युद्ध हुआ, जब उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। और जब ये पराजित कर दिया तो इन्होंने मुगल शासक से दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त कर लिया। दीवानी का अधिकार होता है भू राजस्व वसूलने का अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये जो अधिकार प्राप्त हो गया अंग्रेज, तो अंग्रेज बाकी कंपनियों से आर्थिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम हो गए। और यही कारण है कि बाद में सारी कंपनियों के प्रति अंग्रेजों की सर्वोपरिता, पारामाउंटेंसी स्टैब्लिश्ड हो गया, स्थापित हो गया। जब आपके पास आर्थिक साधन आ जाएंगे, स्रोत आ जाएगा, तो हो जाएगा ना। इस बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये
मतलब ये साबित हो गया कि उत्तर भारत में भविष्य में कौन शासक होंगे, तो अंग्रेज शासन करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को इन्होंने पराजित कर दिया था, जिसमें बंगाल का मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। लेकिन उसके बाद इनको कुछ अन्य युद्ध भी करने पड़े जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अवध के साथ युद्ध करना पड़ा। अवध को इन्होंने बफर स्टेट के तौर पर इस्तेमाल किया था, क्योंकि इनको हमेशा मराठों से भय बना रहता था, डर लगता था, ठीक है। और इन्होंने अवध को, बंगाल पर कोई भी अटैक होगा तो बीच में अवध था। अवध क्या था? बफर स्टेट। लेकिन बाद में इनकी धन लिप्सा के कारण, अंग्रेजों की धन की लालच के कारण अवध के साथ भी इसका युद्ध हुआ और अवध पर भी धीरे धीरे इन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। इसके लिए एक सहायक संधि की प्रणाली भी लाई गई थी। सहायक संधि मैंने बताया है पिछले क्लास में कि कहा जाता था राजाओं को कि हम आपके राज्य में हम एक सेना की टुकड़ी रखेंगे और उसका खर्चा आप देंगे। यदि आप पैसा देने में सक्षम नहीं है तो आप उस राज्य में से कोई छोटा जमीन का टुकड़ा या भूभाग दे दीजिए। इसमें यह भी व्यवस्था था कि आपके दरबार में हमारा एक रेजिडेंट, हमारा एक प्रतिनिधि रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे कौन लाया था सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली लाया था, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है इसको। इसी सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बाकी राज्यों पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू किया और इस दौरान उसका पंजाब, अवध और मराठों के साथ भी युद्ध हुआ और इसमें कई बार युद्ध हुआ है। ये नहीं कि एक ही युद्ध पढ़कर समाप्त हो जाए। उसके बाद लिखा नहीं है मैंने, मैसूर के साथ भी युद्ध हुआ है, ठीक है। टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ हुआ। मराठों के साथ युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 पहला है, दूसरा 1803 से 6 दूसरा है और 1818-75 के करीब, 1818-20 के करीब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसी प्रकार आंग्ल नेपाल के साथ भी युद्ध हुआ है। नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ है उसको आंग्ल नेपाल कहा जाता है। उसके समाप्त किया गया सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। उसी प्रकार टीपू सुल्तान के साथ भी 4 युद्ध हुआ है। टीपू सुल्तान के साथ नहीं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767-69 हुआ है। दूसरा 80 से 1780-84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं मंगलोर की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई, ठीक है। उसी प्रकार पंजाब रणजीत सिंह के शासन के अधीन था, उनके साथ भी 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला 1846 में, दूसरा 49-50 में हुआ था, 48-49 में हुआ था, ठीक है। और इसमें भी भैरोवाल की संधि, लाहौर की संधि, कई संधियां की गई है, ठीक है। तो इन युद्धों से अंग्रेजों ने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया और फिर इन्होंने अपनी नई पॉलिसी, नई नीतियों को भारत में प्रचलित किया, यानी लाया और उसको लागू किया। ऐसे नीतियों में पहली नीति है भू राजस्व की नीति। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की व्यवस्था लाई। पहली व्यवस्था थी, वह व्यवस्था थी जमींदारी बंदोबस्त, जिसको स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में प्रचलित व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और कहा गया कि तुम लगान वसूल करके हमें जमा करो और बदले में तुमको 89 रुपए दिया जाएगा। 89 रुपए हमें दोगे, 11 रुपए तुम्हें दिया जाएगा। फिर एक दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था लाएगी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे में भी लाया गया। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था के द्वारा जमींदारों के बदले रैयतों को भूमि का स्वामी माना गया और रैयत को उत्तरदायी माना गया और लगान की दर को कुछ बढ़ा दिया गया था और रैयत डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू पेमेंट के लिए। तीसरी व्यवस्था
पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में होल्ट मैकेंजी ने लाई थी, जिसको कहा जाता है महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें 5-10 गांव का ग्रुप बना दिया जाता था और अलग अलग गांव से समझौता नहीं करके लगान के लिए 5-10 गांव के ही एक प्रतिनिधि का कहा गया था कि तुम लोग चुनाव कर लो और सारे गांव वाले अपना लगान उस प्रतिनिधि को दोगे और प्रतिनिधि हमारे खजाने में जमा करेगा। उस प्रतिनिधि को मामलतदार कहा जाता था। ठीक है, अब आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ये तीनों अलग अलग व्यवस्था भारत में लगा, क्यों नहीं चारों तरफ स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया? तो उसमें जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, उसमें जमींदार जो थे वो जितना चाहते थे उतना अंग्रेजों को देते थे और वो लोग भी शक्तिशाली होते जाता था। वो तो बाद में ना पता चलेगा, शुरू में क्यों नहीं लाया गया था? ना, देखिए बंगाल बिहार उड़ीसा में जो व्यवस्था लागू की गई थी ये पहले से व्यवस्था आ रही थी, समझ गए ना। लेकिन इस तरह का जो मालिक बना दिया, भूमि को बिक्री की वस्तु बना दिया गया, ये पहले नहीं था। ठीक है, ये अंग्रेजों ने बना दिया। मद्रास वगैरह में बॉम्बे प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी लगाने का कारण वहाँ की परंपरागत व्यवस्था थी, उस एरिया में ये व्यवस्था पहले से थी, उसी को इन्होंने लगान बढ़ा के नया रूप दिया। और पंजाब एरिया में उत्तर पश्चिमी सीमांत में वहां भी सामूहिक तौर पे लगान दिया जाता था, ये परंपरा थी। हाँ, लेकिन इन्होंने लगान का दर बढ़ा दिया और एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का नया नया तरीका आविष्कृत कर दिया, निकाल दिया। इसलिए ये पूरी व्यवस्था भू राजस्व की जो थी बिल्कुल अत्याचारपूर्ण और शोषणपूर्ण व्यवस्था हो गई और किसान भूखमरी की स्थिति में हो गए और किसान खेती छोड़ के कृषि मजदूर बन गए और बाहर शहरों में आके मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। ये राजस्व व्यवस्था ने पूरे भारत में आर्थिक दरिद्रता को उत्पन्न किया, क्योंकि जमींदारों ने इस स्थिति का खूब लाभ उठाया और जबरदस्ती शोषण करके किसानों से ज्यादा लगान वसूल किया और अंग्रेजों को कम दिया। जबकि स्ट्रिक्ट कानून था, लागू था, जिसको कहते हैं सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। एक निश्चित दिन तय कर दिया था अंग्रेजों ने, इस दिन तक यदि आप सूर्यास्त के पहले लगान नहीं जमा करते हो तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जमींदारों ने वो शोषण, वो जमींदार अंग्रेज नहीं थे, वो भारतीय थे, खुद अपने ही देशवासियों को उन्होंने शोषण किया। अपना था, उसके बाद कुछ दिया भी गया था और नहीं देता तो उसका भी लैंड अपना नहीं, उसका पुश्तैनी जमीन था, लेकिन उस एरिया के जमीन का मालिक माना गया जमींदार। भरने के बाद क्या होता था? कब्जा कर लिया जाता था, सरकार ले लेता। उसके लैंड पर नहीं भाई, जो वसूलने वाला, ये सुने थे कि जमींदार उसको कर्ज देता था, पैसा नहीं है जमींदारी नीलाम। ये बात कहा है, फिर वो भी कर भरता है अपना जमीन का दूसरा जमींदार को। दूसरा मैंने लिखा है कृषि का वाणिज्यीकरण। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में कमर्शियलाइजेशन को लाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि में वाणिज्यीकरण लाया। कहा कि नील, अफीम जैसे जो तिजारती फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, उसको किसानों को लगाने के लिए बाध्य किया गया और इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न की कमी हो गई, उसी में बीच बीच में अकाल पड़ने लगा, इसलिए गांवों में भारत की भूखमरी पैदा हो गई, लोग मरने लगे, खाने की अनाज का शॉर्टेज हो गया और इसका बहुत नकारात्मक परिणाम हुआ कृषि के वाणिज्यीकरण का। लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम भी बताना है, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण से जो कूप मंडूक गांव अभी तक थे भारत के, अलग थलग आइसोलेटेड थे, उनका संपर्क पास की मंडियों से हुआ। गांव का पास की मंडी से, मंडी का शहर के बाजार से, शहर का राज्य से, यानी इनकी जो आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज था, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, वो समाप्त हो गया और गांव का संपर्क नगरों से हो गया। यानी माना ऐसा जाता है कि एक तरह से एकल अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया यहीं से मानी जाती है। यानी पहले जो अलग थलग बंद गांव अपने सीमित उत्पादन में थे, उनका संपर्क शहर, राज्य और बड़े कस्बे से होने से
धीरे धीरे भारत में एकल अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। समझ रहे ना, खाली निगेटिव नहीं बताना है, कुछ सकारात्मक भी पाना। गांव जो है मंडियों से, बाजारों से जुड़ने लगे। समझ रही बात ना। एक और बात लिखा है मैंने, वी उद्योगीकरण। मैंने पिछले क्लास में बताया था, भारत में पहले हस्तशिल्प उत्पादन बहुत बेजोड़ होता था। भारत की गणना विश्व में होती थी कि भारत जैसे जो समान हस्तशिल्प उत्पाद हैं, इसकी तुलना भारत विश्व का कोई देश नहीं करता था। भारत से बहुत अधिक उत्पादन निर्यात किया जाता था और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। लेकिन अंग्रेजी शासन के पश्चात इन उद्योगों पर कुठाराघात किया गया, हस्तशिल्प उत्पादों पर, ठीक है। और इनके उत्पादन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि अग्रिम पेशगी देने लगे, ठीक है ना, कारीगरों को कि तुम हमारे लिए काम करो। उनको मजबूर किया गया, काम करने के लिए विवश किया गया। कई लोगों ने अपने अंगूठे तक कटवा लिए। और दूसरी बात, मेन हाथ माना जाता है ये दूसरी बात किससे क्या हुआ ना कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये जो परंपरागत भारतीय उद्योग थे वो तो पतन की ओर गए पश्चिम, और बदले में कोई नया एस्टेब्लिशमेंट, औद्योगिक स्थापना नहीं हुई और भारत में वी उद्योगीकरण का काल हो गया। और भारत फ्यूचर में भी, भविष्य के लिए भी एक आर्थिक रूप से पिछड़े देश के रूप में स्थापित होने लगा और बदले में भारत को अंग्रेज बाजार के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। यहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते थे, लंदन, बर्मिंघम, ठीक है, वहां के मिलों से बने तैयार माल को भारत में बेचते थे। और माना जाता है कि भारत के पैसे से ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में मदद मिला है। भारतीय राजस्व से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बहुत मदद मिली है, ठीक है। और रजनीपाल दत्त एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने आर्थिक इतिहास लिखा है, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। ये धन निर्गमन उसी से रिलेटेड है। कि धन निर्गमन जो है, इसी समय जो ये भारत का राजस्व भी प्राप्त करते थे और बिजनेस भी करते थे यहाँ, ये धन का प्रवाह भारत से लंदन की ओर हो गया, वहां से चला जाने लगा ब्रिटेन, और बदले में भारत को कुछ मिलता नहीं था। यही बात दादा भाई नौरोजी ने भी 1885 के बाद बताई है और दादा भाई नौरोजी को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फाउंडर माना जाता है दादा भाई नौरोजी के, जिन्होंने बताया है कि भारत में कितनी प्रति व्यक्ति आय है और भारत में भूखमरी दरिद्रता क्यों है, क्योंकि उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का बताया है, निकाला है और कहा है कि भारत में बदले में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यही के राजस्व से ब्रिटेन भेजा जाता है यहाँ का पैसा। ये हम टॉपिक पढ़ा नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि इसी समय कुछ छुटपुट विद्रोह भी हो रहे थे जनजातियों में, कृषकों में, ठीक है ना, जैसे बंगाल का नील विद्रोह। उसके पहले मैंने एक चैप्टर आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ाया था, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चोर विद्रोह, वो विद्रोह, ठीक, भूमिज विद्रोह, अहोम विद्रोह। ये विद्रोह जो थे असंगठित थे, माने अनऑर्गेनाइज्ड थे, हाँ, सीमित क्षेत्र में थे, इनके साधन भी बहुत सीमित थे। और ये विद्रोह कोई विद्रोह में समझ का भी अभाव होता है। ये नहीं जानते थे कि उनकी खराब स्थिति का कारण अंग्रेजी शासन है शुरू के विद्रोह में, बाद में मुंडा और संथाल में जान गए। हाँ हाँ, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैचिंग से ही विद्रोह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इन विद्रोह को भी पढ़ाना है डेट वाइज, और कौन लीडिंग किया, कौन लीडर है इसका, इस क्षेत्र में था। जैसे खासी विद्रोह, एक विद्रोह नहीं, बहुत सारा विद्रोह, तीरथ सिंह का विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह, कोल्हापुर का विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह तो बहुत बाद में हुआ है, ठीक ना, मोपला विद्रोह, सॉरी, कोल्हापुर का विद्रोह,
ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्रोह, एक लिस्ट है विद्रोह का, जो कि हमेशा याद रखना चाहिए आदमी को, विद्रोह कौन सा विद्रोह कब हुआ। ठीक है, सन्यासी विद्रोह भी एक है, 1763 से 1800 चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सन्यासी विद्रोह, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक में किया है। इसीलिए मैंने यहाँ विद्रोह लिख दिया, विद्रोह भारत में। ठीक है, ये जो 100 साल का पीरियड है 1757 से 1857 का जो बीच है, इसमें अंग्रेजी शासन के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण की दौर चला है। 100 साल, 100 साल में भारत सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से शोषित हुआ है। और इसी शोषण का परिणाम है कि 1857 में एक बहुत व्यापक विद्रोह की शुरुआत हुई, और इस विद्रोह की विकरालता ने अंग्रेजों को इस विषय पर सोचने के लिए विवश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कुछ त्रुटियां हैं, अन्यथा इतना भयावह विद्रोह नहीं हो पाता। और इसी कारण 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है, रानी की उद्घोषणा आती है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का अधिकार छीन लिया जाता है और ब्रिटेन की साम्राज्ञी या सम्राट को भारत का शासक बनाया जाता है। समझ में आई बात? अभी हम पढ़ा नहीं रहे 1857, बता दिया। फिर यहां से एक नया दौर शुरू होता है 1858 से लेके 1885 तक। इस दरमियान अंग्रेजी की नीति में बदलाव आता है। इन्होंने जमींदारों के साथ, राजाओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ पुचकारने की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट, तुष्टिकरण की नीति को लाया। ऐसे वर्गों को भारत में इन्होंने खुश करना शुरू किया, इस उम्मीद पर कि अब कोई ऐसा व्यापक विद्रोह होगा तो ये वर्ग हमारा साथ देगा। और ये लोग थे भी वैसे गद्दार कि खुद अपने सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए अंग्रेजों का साथ देते थे। यही वह काल है जब भारत में राजनीतिक गतिविधियों की भी शुरुआत हुई। और यहाँ एक और टॉपिक लिखना था, नहीं लिखे हम, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बताए भी नहीं आप, जिसमें भारत को सामाजिक रूप से आधुनिक बनाने के लिए धर्म में सुधार का बीड़ा उठाया गया। जब तक धर्म में सुधार नहीं किया जाता, भारत में समाज में सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी सामाजिक बुराइयां भारत में है, सबका आधार धर्म है। इसीलिए इन आंदोलनों को धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है सामाजिक सुधार, लेकिन लिखा जाता है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। क्यों? कि सामाजिक बुराइयों, त्रुटियों का आधार भारत का धर्म है। धर्म में सुधार कीजिएगा तभी समाज में भी सुधार हो सकता है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए था विद्रोह के नीचे। ठीक है, फिर भी बता देंगे। यहाँ एक धर्म और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, रेनेसा जिसको कहा जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, देवबंद समाज मुसलमानों में। ठीक है, अभी हम बता रहे थे आपको 1857 के बाद का पीरियड। ठीक है, यही वह काल है जब भारत में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। बंगाल, महाराष्ट्र एरिया में भारत के नेता लोग राष्ट्रीय संगठन बनाना शुरू किए थे, छोटे छोटे संगठन, जो कि प्रीलिम्स में हमेशा आता है मैचिंग में, जैसे ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जो छोटे छोटे राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, ये 1860 से लेके 1860 से लेकर 1880 के दशक तक चली। और 1885 में इसका एक चरमोत्कर्ष रूप दिखाई पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा बंगाल में एक भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन भी शुरुआत किया गया था। और इन सारी राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में एक नया आंदोलन चला, जिसको कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन। ये 1885 से लेके 1947 तक चला। इसको मैंने फेज में बांट दिया है। पहला फेज लिखा होगा 1885 से 1905, दूसरा मैंने लिखा है 1905 से लेके 19, तीसरा 1919 से लेके 30, और फिर 30 से 40, और फिर 40 से 47।
यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि 1885 में कांग्रेस ने जब स्थापित हो गया तो 1905 तक जिन नेताओं का प्रभाव कांग्रेस पे रहा उनको उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक संघर्ष में आस्था रखते थे, वैधानिक उपायों द्वारा अंग्रेजों से अपनी मांग को पूरा कराना चाह रहे थे। इसीलिए ऐसे लोगों को नरम दल या उदारवादी दल कहा गया है, मॉडरेट थे। कारण क्या है? ये जानते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, काफी बुद्धिजीवी लोग थे और भारत की दशा और दिशा दोनों को जानकर ये कोई भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाते थे, क्योंकि इनको पता था कि भारत में कोई ऐसा काम जिससे डायरेक्टली लगे कि अंग्रेज विरोधी है तो इनके राष्ट्रीय आंदोलन को समय से पहले ही अंग्रेज कुचल देंगे। दूसरी बात कि उन्होंने भारत की तात्कालीन परिस्थितियों से भी वो वाकिफ थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत के गांव कस्बे में घूम घूम कर लोगों को जागृत करना होगा, बताना पड़ेगा कि आपकी दुर्दशा का कारण आपका भाग्य नहीं है, क्योंकि आपके दुर्दशा का कारण विदेशी हुकूमत है, अंग्रेजी शासन है। इसके लिए उनको गांव गांव कस्बे कस्बे में जाना पड़ा, बताना पड़ा, लोगों को शिक्षित करना पड़ा और लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता लाना पड़ा। और इस काम में वो बिल्कुल संयम होकर काम किए और इन्हीं नेताओं ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नींव तैयार किया है। यदि ये नहीं होते तो आगे गांधी जी की भी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का आधार, धरातल तैयार किया। इसलिए इनकी आलोचना करना और शिकायत करना उचित नहीं है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी कि ये नेता जिस नीति से इन्होंने अपने आप को रखा या अंग्रेजों के सामने प्रदर्शित किया वो बिल्कुल सही नीति थी और छोटे मोटे काम भी कराए हैं, संवैधानिक काम। ठीक है, जैसे परिषद में भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है 1892 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए इस दल को, नरम दल को कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए और इसका प्रभाव 1905 तक रहा। दूसरा उग्रवादियों का दल 1905 में प्रमुखता को प्राप्त किया और ये युवाओं का दल था और ये उग्र राजनीति की बात करते थे, उग्र राजनीति की हिमायत करते थे और इनका कहना था कि उदारवादी या नरम दल के लोग अंग्रेजों से भीख मांगते, बेगरी करते थे, भिक्षावृत्ति करते थे और इन्होंने रोटी मांगा और मिला इनको पत्थर, हमेशा आलोचना करते थे। और इसमें 3 प्रमुख लोग थे, लाल बाल पाल, ठीक है, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों के आने से कांग्रेस में एक संघर्ष की शुरुआत हो गई और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत, और फिर उदारवादी और उग्रवादी यानी कि नरम दल और गरम दल में फासला हो गया, दोनों अलग अलग होकर काम कर रहे थे। लेकिन किसी के भी योगदान को, कंट्रीब्यूशन को कम करके आंकना नहीं चाहिए। जैसा योगदान उदारवादी नरम दल का है तो उग्रवादियों का भी योगदान है। उन्होंने आंदोलन का माहौल बनाया, अंग्रेज विरोधी कार्य किए और भारत में लोगों में अलग अलग, मतलब लोगों के भीतर अलग चेतना जगाई राष्ट्रवाद संबंधी। बाद में तिलक और बेसेंट के प्रयास से 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मेल स्थापित हुआ और फिर से गरम दल और नरम दल वाले एक होकर कार्य करने लगे। और 1905 से लेकर 1919 के काल में कई घटनाएं हुई हैं जो कि पीटी के लिए या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली घटना है बंगाल विभाजन, ठीक है। बाद में इसी से बिहार से रिलेटेड टॉपिक है, बिहार का निर्माण 1912 में बिहार बना। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया 1909 में। फिर 1912 में कलकत्ता में राजधानी जो थी उसको स्थानांतरित दिल्ली किया गया और बिहार प्रांत का निर्माण किया गया जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन, स्वशासन का आंदोलन
बेसेंट और तिलक के द्वारा पूरे भारत में चलाया गया। फिर 1917 में चंपारण में गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर 18 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल, 1917 में सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई जिसने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया, जिसको कहा जाता है बिना वकील बिना दलील बिना ना वकील ना दलील ना अपील, वैसा कानून लाया। और इस कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुई, सभाएं हुई, उसी का एक परिणाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग धरना दे रहे हैं, जिसमें गोलीबारी की गई और 1000 आदमी की मृत्यु हो गई। उन्हीं की शहादत में जालियांवाला बाग बना है। इसी समय आपको पढ़ाया था मैंने, खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत 1919 में हुई। मुद्दा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता को अंग्रेजों के द्वारा भंग करना और तुर्की के विभाजन। इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की इच्छा व्यक्त की और गांधी जी ने कहा कि अगले 100 वर्षों तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम एकता इतनी आसानी से स्थापित हुई। फिर 1920 में गांधी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको कहा जाता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय जागरण का कार्य बढ़ा और कई नए वर्गों में भी राष्ट्रीयता पहुंची और लोग गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए आंदोलनमय हो गए। लेकिन चौरी चौरा में हिंसा की घटना के कारण गांधी ने एकाएक इस आंदोलन को खींच लिया, रोक दिया, जिसके कारण कांग्रेस में ही कांग्रेस के नेता अलग अलग धाराओं में बह गए, जिसमें एक एग्जाम्पल है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1922 गया अधिवेशन में, ठीक है। उसी के साथ साथ कांग्रेस में भी कुछ वामपंथी या समाजवादी रुझान आने शुरू हो गए। अभी तक कांग्रेस किसानों मजदूरों का मांग नहीं उठाती थी, लेकिन 20 के दशक के बाद कांग्रेस ने किसानों और कृषकों के मुद्दे पर भी दिलचस्पी जाहिर करनी शुरू कर दी, हालांकि खुद के नहीं करते थे। यही वह काल है जब देसी रियासतों के जो नागरिक थे, जनता थी, उनके मुद्दे पर भी कांग्रेस ने अभिरुचि जाहिर करना शुरू की, ठीक है। नेटिव स्टेट्स जो थे, देसी रियासत। 1920 के दशक में साइमन आयोग की घटना हुई, फिर कई हत्याकांड हुए, कई वामपंथी लोगों पर मुकदमे चलाए गए, जैसे कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, ठीक है। 1930 में गांधी ने 30 से 40 जो लिखे हैं, गांधी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये आंदोलन ने कुछ अन्य लोगों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में या राष्ट्रीयता के से ओतप्रोत सांचे में डाला। इसमें कुछ ऐसे लोग भी राष्ट्रीयता के से प्रभावित हुए जो अंग्रेजी व्यवस्था में कर्मचारी थे, जो भारतीय थे, वो लोग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। फिर 1930 से 40 के बीच क्या हुआ, इसमें कई घटनाएं हुई। गांधी इरविन समझौता हुआ, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा हुई 23 मार्च 1931 को। फिर 1934 में CSP बना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फिर किसान सभा का सम्मेलन और कांग्रेस का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में 1936 में हुआ, ठीक है। फिर प्रांतीय राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, 2 में मिली जुली सरकार बनी, यानी कुल 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय जनता की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा लोगों का आरोप है, और किसान अभी भी संघर्षरत थे, ठीक है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण 1939 में कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि इनका कहना था कि बगैर हमसे पूछे युद्ध में क्यों भारत को घसीटा गया, और सरकार खत्म हो गई राज्यों में। उसके बाद 1940 का दशक शुरू होता है और इस दशक से जब लॉर्ड लिथगो वायसराय बनते हैं, कई घटनाएं हुई हैं जिसको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ,
दूसरा, क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च 10 को आया। तीसरा, बाद में शिमला में लॉर्ड बेबिल के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया संविधान निर्माण के लिए। फिर एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और मैथ्यू क्लेरेंस मेंबर थे, और इसने जो सुझाया अनुशंसाएं की, उसी के आलोक में भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान का निर्माण शुरू हुआ। और फिर आपको इसमें बीच में बताना है 1944 में राजा जी फॉर्मूला आया था भारत पाकिस्तान विभाजन का। कुछ पूछिए यहाँ तक। नाम है भाई वहां का, बाग है वो, बाग है वहाँ। मतलब जगह का नाम है, चलिए। अब बोरिंग रोड क्यों कहा जाता है इसको? बोरिंग रोड, बोरिंग रोड की जो मुझे बाल सबको मार के इसलिए चलिए आवता। जैसे लेकर के बाल मार के आप बताइए हमको, बोरिंग रोड क्यों कहा जाता है इसको? बोरिंग रोड क्यों कहा जाता है इसको? क्या ना है बोरिंग? कैनाल, ये पहले ये जो कितना ना नाला वाला जो पटना तो नाले का बस है। कैनाल रोड इसको पर है। चलिए पूछिए पूछिए, बाद में बोरिंग रोड और जालियांवाला बाग बताइए। मुंडे की चांस पड़ गया ऐसा नहीं। अरे बहुत आदमी आने से क्या मतलब, पहले ये पूछिए, आप पूछिए सवाल। यही मॉडर्न इंडिया है, बस इतना ही दूर तक। इसी को पचड़ा बनाना और लंबा खींचना बेकार है। सर, शिक्षा रिफॉर्म करने के लिए कौन से कौन लाए थे? शिक्षा में चेंजिंग लाने के लिए लॉर्ड मैकाले। क्या क्या बताएंगे, शिक्षा एक अलग, बीच बीच में छोड़े हैं, नहीं लिखे हैं। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में न्यायपालिका का विकास, ठीक है, बताएंगे। जो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट देखते हैं कैसे बना है। भारत में शिक्षा का विकास और भी है, सिविल सेवा का विकास। कांग्रेस की स्थापना का कारण क्या है? स्थापना का कारण था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत हुई। इसके पहले छोटे छोटे एसोसिएशन था, पूरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में भी कुछ खोला गया, और जितना मतलब छोटे छोटे खोले। हाँ बोलिए ना, आगे बोलिए। कांग्रेस का मतलब बड़े लेवल पे स्थापना करने का कारण था कि कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की जरूरत होती है, जिसमें भारत के हर क्षेत्र के लोग आए और शामिल हो, तभी राष्ट्रीय आंदोलन चल सकता है। भाजपा और कांग्रेस क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। आरजेडी जेडीयू क्यों रीजनल पार्टी है? इसका हर राज्य में नहीं है। आप भी रीजनल पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी वो ज्यादा इधर फैल गया। ऐसा भी था सर कि कांग्रेस में आप दूसरे किसी पार्टी का मतलब आप स्थापना कर सकते हैं, मतलब अपना एक अलग पार्टी बना सकते हैं कांग्रेस में रहते हुए। नहीं तो क्यों बनाइएगा पार्टी पे? जैसे मोतीलाल नेहरू का देखते हैं वो तो क्या वो तो संस्था, एक दूसरे में हो गए, इसलिए वो कांग्रेसी में थे, कांग्रेसी में थे, लेकिन वो बनाए थे स्वराज। काम क्या था उनका? क्या क्या बनाने का उद्देश्य था? हम विधायिका में जो चुनाव होगा विधायिका के लिए, उसमें खड़े होंगे, जीतेंगे और विधायिका में प्रवेश करेंगे और तब अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उनको निकाला नहीं गया था। पूछिए आप जो भी पूछना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं आप कुछ भी पूछने के लिए।
जैसे संधि कोई भी होता था, जैसे बक्सर की युद्ध के बाद हुआ इलाहाबाद की संधि, उसमें जो जीतता था वही बस शर्त रखता था कि हारने वाला भी कोई शर्त रखेगा। हारने वाला कैसे रखेगा? हारने वाला हाँ ना मैं कर सकता है कि हाँ करेंगे, जरूरी उसको देना ही है सर, जैसे युद्ध का पूरा खर्चा जबरदस्ती देना ही है, नहीं कैसे दीजिएगा? हारने वाला कैसे रखेगा भाई? अवध तो सर बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती राज्य होता है। बफर का मतलब बीच में कोई भी आक्रमण होगा तो पहले ये झेलेगा तब ना हम आएंगे। पहले गांव के बाहर छोटे लोगों को दिया जाता था कि कोई अगर जंगली जानवर है या कोई भी मार बफर सैंडविच जैसा होता था। पहले न दिया जाता, वही मारने लगेगा गांव में घुस के। ऐसा कानून है। पहले बोला जाता है गांव के बाहर छोटे कस्बे के लोगों को फंसाया जाता है कि शेर वो आएगा, कोई आएगा पहले इसी को मारेगा तब ना मेरे पास आएगा। ये भी असमानता को बताता है, ये भी असमानता को बताता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? शेर आपका मांस खराब रहेगा, उसको खाएगा। स्टार्टिंग में पहले आएंगे सर तो पहले आपको दिखेगा, काफी को ना मारेगा। अभी कौन हम समझ रहे हैं भाई बात आपकी, तो ये सामाजिक असमानता का ना बात है, ये गलत चीज है। आप ऐसे समझा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। क्यों उसी को शेर खाएगा, क्यों नहीं आपको खाएगा? ये बात करने का मतलब। उस समय सोसाइटी में विभेद था ना। अभी भी है, दिखता नहीं है लेकिन उतना नहीं है सर, लेकिन डॉक्टर को किसके रखा है अपने से नहीं बनाने आता, उसको बना नहीं सकता। तो बात है एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड कुत्ता को भी कार में लेके चला जाता है दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप शिक्षा में, विचारधारा में अगर आप यूनिक रहिएगा, अच्छा रहिएगा, तो अपने आप आपका स्टेटस बन जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ कुत्ता घुमाते थे कार में? उनको क्यों आदमी याद कर रहा है? पहले नहीं कोई घुमाता था, अब ये इधर क्रेज बढ़ गया है कुत्ता बिलाई पालने। पहले भी लोग रखता था, नहीं पहले कुत्ता नहीं रखता था, शौक से रखता था। जानवर रखा है, नहीं हाथी युद्ध के लिए हाथी घोड़ा नहीं, हाथी रखा है। सड़क पर को इतना स्टेटस 4 बैल है ना सर, वो स्टेटस ना करते कोई नहीं रख पाता था। वो नहीं भी रखता था तो अगल बगल से 2-4 बैल ले आके बांध देता था कि कोई शादी वादी के लिए आता था तो देख के कम से कम दहेज बढ़ा देगा। उस समय भी दहेज चलता था। कब नहीं चला है? सुने मेरे वो बगल में बंगाली बोलता है पूरा मिर्चा पे दिया हो गया, मजबूरी में है। मजबूरी नहीं सही, एक बार उसका भी शादी नहीं हो रहा होगा, कहीं सोचा कि एक बोरा मिर्चा पर ही काम हो जाए तो क्या हो? हमेशा चलता है, अभी और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो इसको पूर्ण रूप से बंद करने का नियम ये नहीं होगा सर। आपको क्या लगता है इसको बंद हो जाना चाहिए या नहीं? लोगों का विचार परिवर्तन करना होगा। ये सर एक गिफ्ट है ना, आप तो ये तो गिफ्ट नहीं है, वो आप तो कैसे निर्णय कर सकते हो? निर्णय मांग रहा हूं बोल के तो गिफ्ट है। जब केस आ रहा है ना तभी पता चल रहा है कि ये जबरदस्ती है। सब जबरदस्ती किसी को पता नहीं है, लोग दे रहा है ना। कौन प्यार से देना चाहता है सर, आप बताइए ना। इसको पैसा है दे नहीं रहा है, नहीं दे रहा है। अरे सुनो मेरी बात, बहुत ऐसे भी शौकीन लोग हैं, जान के देता है अपनी बेटी को। सर देता है ना 1% सर, बच्चा और बच्ची दोनों उसके साथ एक जैसे ही देने का एक और उद्देश्य रहता है, बात समझते नहीं। जाएगी तो शान से रहेगी, चाय वाय बना मिलेगा, चाय भी नहीं बनाना पड़ेगा। वो भी देने का मानसिकता लो है ना लोगों का। जाएगी पैसा लेके, जाने के बाद उस काम का नहीं पड़ता है सर। जरूरी नहीं है ताना भी। अरे वो देने का एक बड़ा कारण है यार, समझते नहीं। तुम देखे हो ऊपर से चाय बना मिलता है उसको। चाय बनाना ये पड़ता है स्टार्टिंग में 2-3 दिन चाय मिलेगा, चौथा दिन तक किचन कितना पैसा देगा, ये कितना आपको ये किचन आपको हेलना है सर। पैसे लेके जाना उसका जबरदस्ती बनवा लीजिए। नहीं चाहेगी तो बनवा लोगे। जबरदस्ती जो नहीं पैसा देगा उससे तुम जबरदस्ती बनवा लोगे, बोलेगा नहीं बनाएंगे, क्या कर लोगे? जबरदस्ती क्या हो गया? जबरदस्ती क्या है यार? छोड़ो ना, दहेज से क्या मतलब है? कोई
सवाल पूछो ना। टैगोर का भावना सर, वे बोली थी सबकी तो सामाजिक कुरीतियां सर, बहुत बड़ी कुरीति है। ये तो है ना, ये खत्म ही नहीं हो रहा है सर। आदमी अशिक्षित है ना, तो कैसे खत्म होगा? कुछ शिक्षित तो आदमी से नहीं रहा सर, अशिक्षित तो वो शिक्षित किताब वाला है यार, कागज वाला शिक्षित है। शिक्षित इन द सेंस कहने का मतलब कि डॉक्टर अगर कोई कुछ भी बना है, डॉक्टर है तो उसका 50 लाख बना है, दरोगा बना है तो लोग की तरफ 45 लाख। वो मोह माया से ग्रसित इंसान है, समझे? वो देने वाला, वो सोचता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी दुनिया का सर्वोत्तम कृति है, पैसा दे के कहीं भेज रहे हैं शादी करके, तो उसको इतना लाभान्वित कर दो कि लड़का वाला कभी कुछ आरोप नहीं लगा। समाज को भी दिखाना होता है ना। हाँ, ये भी मेन एक चीज होता है, समाज को भी दिखाना होता है। आप दहेज देते हैं, स्टेटस ये है, लड़का कोई गरीब नहीं है, शादी कर रहे हैं, अगर लड़की इतना दे रही है, लड़की का भी स्टेटस इतना दिया है, क्या जो उसको 2 करोड़ देगी तो उसका बात से स्टेटस दिखाता है, उसको नोना कासियो नहीं आएगा, वो दे रही है तो उसका क्या स्टेटस होगा? पूछना पड़ जाएगा। फिर स्टेटस इसमें क्या दिखाता है? देने वाला सर उसके पास तो नहीं है ना, उसका स्टेटस दिखाता है सर। शो ऑफ है यार, पूरा बिहार शो ऑफ में सर नहीं लेता है, उसका स्टेटस समाज उदाहरण तक ही नहीं लिया। ऐसा भी बहुत हम क्यों करेंगे? हम वैसा ही कोई लड़का क्यों नहीं खोजेंगे जो वैचारिक रूप से आइडियोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड है, उसका क्या जरूरी है पैसा देने का? और लोग को दिखा के हम क्या करेंगे? देख के लोग हमारा खर्चा चलाएंगे कि दिखाएंगे? लोगों को नहीं आता समझ पर ज्यादा हम ज्यादा, इसका मतलब वो दिमाग से वो आदमी कमजोर है जो दिखा रहा है, बिल्कुल सर, दिमाग से कमजोर है, ढीला है। हाँ ढीला है 90% मान। अरे बुला लो बागल जो जिसको पार्टी शार्टी दे दो, खाया गया, हम क्या दे रहे हैं इससे तुमको क्या मतलब है? इसमें लड़का भी सोचता ना सर मेरा स्टेटस बढ़ेगा अगर हम 40 लाख की लड़ लेंगे, तुम्हारा और स्टेटस गिरता है, उससे बढ़ता नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम लड़की के पैसे से तुम काम चला रहे हो। अकलों को लड़के खाना देने की मेरा बाप का फ्रिज है, किचन है, मिलने करता है, डैड का देसन तो मेरा ही है। अरे यार वो पीछे से बैग ढोता है सब यार, पीछे पीछे इसीलिए तो आज वो एक बैग है ना, हर किसी दूसरे बैग का बैग ढोता है सब। देखना स्टेशन वगैरह पर भी जाओगे ना, पीछे से पढ़ाएगा नहीं, पूछे सवाल। ये सब टॉपिक मत कुछ ज्यादा बोला जाएगा, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ठीक है, इसलिए खत्म कर दें। कुछ पूछ लीजिए आप लोग, जाइए, इसे मत। सामाजिक कुरीति के बारे में मत बात करो, बहुत कुरीति है यहाँ पे, हमारे राज्य में बहुत ज्यादा है। चेंज क्या हो रहा है यार, बहुत कम हो रहा है। एक गरीब आदमी को शादी करना इतना मुश्किल है, साधारण पैसे वाले का, स्टेटस के लिए बड़ा सा बैंक्वेट लेना पड़ेगा, जबकि जनरल वो टेंट वेंट में भी शादी कर सकता, शादी से मतलब है स्टेटस के लिए करता है, बड़ा सा मैरिज हॉल, ये वो दिखाना है। सामने वाला को प्रभावित कर देता है। हाँ, फूल मजबूर रहता है करने के लिए, प्लास्टिक वाला फूल एकदम लगेगा कि ओरिजिनल फूल है, दिखाना है, सिर्फ शो ऑफ। ये सब दिखावा में क्यों आदमी कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। ये भी शिक्षा का अभाव का ही कारण है, मानो ये बात। जाओ तो कितना सिंपलिसिटी में बहुत सारा आदमी रहता है जो बहुत ऊंचा है हम लोग से, और जाकर देखो तो उसका कपड़ा, कई लेडीज को मैंने देखा है टॉप पोस्ट पे है, लेकिन उनका जब कपड़ा देखोगे तो लगेगा कितना सात्विक, कितना सिंपल। लेकिन यहाँ चले जाओ पटना में, अथवा मार्केट चले जाओ मंगलवार को, ड्रेस का देखते रह जाओगे तुम। अब हम तुमको ले जाए क्या, चले जाना, देख लेना। हाँ है स्पेसिफिक, कौन मंगला मार्केट लगता है, पूरा पटना के लेडीज सब वही आती है। अब हम जाते नहीं है देखने, उधर से गए हैं तो देख लेंगे। मंगलवार को सस्ता सामान मिला है, अथुआ मार्केट। अरे खेतान मार्केट से बगल में, मंगलवार को लगता है भाई क्या सामान मिलता है सस्ता सस्ता, इसलिए। अब सर ज्यादा जानते, उस लाइन में हम गए थोड़ी यार, तुम घुमा के हम ही पर
सही है मंगलवार। कहते हैं सर लोग देखे वहाँ पे ऐसा। तो वही अंतर देखिए कि जहाँ टॉप क्लास मतलब टॉप पोस्ट पे है कोई लेडीज, उसका देखिए कपड़ा, उन्होंने अंतर देखिए। हाँ देखने में अच्छी लगती है। ये क्या है, एजुकेशन का लेवल है। एजुकेशन लेवल बताता है आपका, जैसा स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से रहिएगा। आप जाइए बहुत दिखाए, तो सर आपका लेवल बताएगा, एक आपका पहनावा और आपका जो व्यवहार। पहनावा लेवल नहीं बताता है। नहीं पहनावा है, आजकल के सर देखिए अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका पहले पहनावा से ही लोग आपको जानता है, क्या बोली है क्या व्यवहार है वो तो आपका सेकेंडरी हो गया। पहले आपको शिक्षा का अभाव है इसका मतलब, जो कपड़ा से फर्क रहा है। क्या सर? अच्छे सोसाइटी में आपके पहचान कपड़े से नहीं होती, आप जो बोलेंगे ना तभी आपको आदमी समझ जाएगा कितने सुसंस्कृत आदमी हैं आप, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, किस संस्कार के हैं। जो जानकार जो अच्छे आदमी हैं आप खड़ा खड़ा पहचान लेंगे। जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे थे यूपीएससी में, बैठे बैठे आपको जज कर लेने वाले लोग वहां बैठते हैं, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। ऐसे फालतू यूट्यूब पे जो आता है आईएएस में पूछा गया ये सवाल, कोई ऐसा सवाल नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप एग्जाम्पल देना जरूरी रहता है भाई, तभी आप समझेंगे। बंद कर दीजिए इसको। अंकित बंद कर दीजिए।